ये बात हमको क्लियर थी, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल क्लियर, 110%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, तो अपन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां से छोड़ी थी वहीं से चलाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। कलर येलो येलो डर्टी फेलो कर लेते हैं। ओके चलो भाई, याद करो मैंने एक सवाल कराया था आपको, ये वाला बाउल वाला, याद है कि भूल गए हो? हाँ सर बिल्कुल कराया था सर। याद करो इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी, याद है? याद है कि भूल गए हो? याद करो, अपन ने पिछले टर्न पे करा था कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये कैसे रेस्ट पे रहता है। फटाफट करके बताता हूँ, वापस याद करो। अपन ने ऐसे नीचे mg लिया था, पिछले टर्न जो करा था वो बता रहा हूँ, इधर n लिया था। याद करो ऐसे ऐसे रिजॉल्व करा था। अपन जानते थे कि इधर अपना ये रेडियस r साइन थीटा होगा। हाँ सर हम जानते थे, इसलिए इधर लगेगा m। अभी ये तब की सिचुएशन थी जब फ्रिक्शन नहीं था। सवाल हमसे फ्रिक्शन वाला पूछा है, और बिना फ्रिक्शन वाला सवाल हम लास्ट टर्न पे कर चुके थे। तो हमने लिखा था, अच्छा भाई इधर अपन लिख लिया एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ओके बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने भाई ऐसे ऐसे बैलेंसिंग कर ली थी। ये अपने ऐसे तीन फोर्सेस थे, इन तीनों के दम पर ये ढंग से होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो अपन ने बोला था भाई एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। फिर याद करो अपन ने बोला था एन साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। यस और नो? साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया, दोनों को डिवाइड कर दो तो आया था कॉस थीटा इक्वल टू जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा। पिछले टर्म पे बता चुका हूं, यस और नो? हाँ सर, उतारना मत, ये कर चुके हो तुम लास्ट टर्म पे। हाँ सर, तो ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा। अब जो सवाल कराने वाला हूं नहीं भी कराऊं तो भी चल जाएगा, पर अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। अब इसका मतलब क्या था कि अगर ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा हो, तो ये गोले में यानी कि बाउल में ये मास m घूमता रहेगा साथ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्रिक्शन ना भी हो तो भी ये होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ठीक सर। तो अपन इसको जो अपन पिछले टाइम करा था इसको रब कर देते हैं और अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा को लिख लेते हैं। थोड़ा सा डिलीट इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। ओके डन। तो ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा। ये वैल्यू थी जब नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। हाँ सर, when no friction is required for साथ साथ। ओके सर, ये बात समझ आ गई। उसने बोला कि अगर फ्रिक्शन हो तो बताओ ओमेगा की क्या रेंज हो। बढ़िया सवाल है, ध्यान सुनना। कि अगर फ्रिक्शन हो, और फ्रिक्शन के लिए उसने दे दी म्यू। उसने बोला कि अगर फ्रिक्शन म्यू हो तो बताओ ओमेगा की क्या रेंज हो कि ये इसके साथ साथ ही रहे। अगर फ्रिक्शन ना हो तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ही ये साथ साथ रहेंगे। अब सोच, अगर ओमेगा कम हो जाए, मतलब अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा से कम हो जाए, लॉजिकली सोचना है। चलो बढ़ा देते हैं। अगर ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस, पहला केस लेते हैं कि अगर ओमेगा ज्यादा है इससे, तो सोचो क्या होगा। अगर ओमेगा ज्यादा हो अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा से, तो सोचो क्या होगा, पहले बताओ। बोलो क्या होगा। यहां पे लिख लेता हूं ऐसे, इसी वाली साइड में करते हैं, पर दोनों आ नहीं पाएंगे, है ना? तो पहला उसी पे करते हैं, सही है, यहीं पे करते हैं। अगर ओमेगा बड़ा हो किससे? अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा से। ओके, अगर बड़ा हो इससे तो क्या करें क्या करें क्या करें? सोचो, अगर ये बड़ा हो तो पार्टिकल किधर स्लिप करना चाहेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? सोचिए, बुद्धि से सोचो। अगर मैं ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा से ज्यादा कर दूं तो ये पार्टिकल किधर स्लाइड करना चाहेगा? क्या ये बेसिकली थीटा, अगर ध्यान से समझो तो जी और आर तो फिक्स है, क्या ये ऊपर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा? हाँ, क्योंकि ओमेगा को अपने अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा की वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही। तो कॉस थीटा घटना चाहिए तो थीटा बढ़ना चाहिए। ओके बिल्कुल सही। तो ऊपर जाना चाहेगा। अब सोचो, अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो साथ तो ये किसको बात पसंद नहीं आएगी? अगर फ्रिक्शन है तो ये बात फ्रिक्शन को पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल सही। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? नीचे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, डायग्राम यहां बनाता हूं। इस सिचुएशन में एन तो इधर लग रहा होगा, देखना, mg इधर लग रहा होगा, बिल्कुल सही सर। इधर अपना वो ही m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, समझ में आ रहा है कहां से लाया मैं? अभी अभी बताया था, ये अपना आर साइन थीटा, बिल्कुल सही सर। और फ्रिक्शन कहां लगा?
अच्छा, फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है? स्टैटिक है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन में इतनी ताकत है कि इसने इसको रोक लिया। ओके, बात समझ आ गई सर, बिल्कुल सही लग रहा है। थोड़ा एंगल पे और ध्यान दे दें। देखो भाई, ये अपना mg इधर, ये अपना एंगल टक 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 टक, ये थीटा, ठीक, टक 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 टक, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। हाँ, सही चल रहा है सब, बिल्कुल सही। आ जाओ, अब इसको टेढ़ा टेढ़ा ऐसे रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे टेढ़ा, ऐसे ऐसे रिजॉल्व करो। ठीक सर, करते हैं, आ जाओ। क्या करें, देखो n की इक्वेशन लिखो। देखो भाई, अगर अपन इधर रिजॉल्व करें तो देखो, अगर ऐसे इस वाली लाइन के अलावा रिजॉल्व करो तो n बराबर mg cos थीटा, बिल्कुल सही सर, प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, एक और साइन थीटा। सोच के देख, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का इधर कंपोनेंट क्या, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा एक और, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आई? n की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही। ऐसे ही ऐसे ऐसे रिजॉल्व करो, ये डायरेक्शन में, फ्रिक्शन वाले डायरेक्शन में रिजॉल्व करो तो लिखो, क्या लिखोगे, f प्लस एम जी साइन थीटा, ध्यान से सुनना, f प्लस एम जी साइन थीटा। अच्छा सवाल है, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा, f प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा। तो f की वैल्यू क्या आई सेकंड इक्वेशन से, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। हाँ सर, सही लग रहा है। अब सोचो कि अगर ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है विद रिस्पेक्ट टू बाउल, तो क्या ये f की वैल्यू, क्या ये f की वैल्यू बॉल के रिस्पेक्ट, बाउल जो अपना बाउल है उसके रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे रहना है तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, इतना फ्रिक्शन चाहिए। अच्छा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है तो जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। तो हम जानते हैं, हमेशा हमने कई बार ऐसे सवाल करा है कि मान लो साथ साथ हैं, साथ साथ मानकर फ्रिक्शन निकाल लो, जो फ्रिक्शन आए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। यस और नो? हाँ सर। तो हमने बोला कि अगर साथ रहना है तो इतना फ्रिक्शन होना चाहिए, तो जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम क्या होता है? म्यू एम जी की म्यू एन, म्यू एम जी की म्यू एन, बोल मेरे लाल, म्यू एम जी की म्यू एन, म्यू एन, हो एफ मैक्स इक्वल टू म्यू एन। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, देखो देखो देखो, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम जी, हेलो भाई, एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, सही तो लग रहा है। अब देख, m ने m को सब तरफ से मार दिया, ठीक है, एक साइन थीटा भी मर रहा है, क्या नहीं मर रहा कुछ भी। आ जाओ, अब देखो, ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, इधर देखो, इधर ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म को ले रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म और ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म। तो देख, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉमन आ गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक, लेस देन इक्वल टू, इधर ये म्यू वाली टर्म ले लेते हैं, इधर वाली। तो देखो, जी कॉमन आया और साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, सही लिख रहे हो सर। अब देख, ओमेगा शुड बी लेस देन जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, डरना मत, समझ पर फील के साथ, अपॉन आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस
लेने से एक नुकसान हो गया है। अब मेरी बीवी बार बार इसमें देख के देखती है, अच्छा मैंने कितने स्टेप्स आज चल ली है। अगर वो स्टेप 10,000 से कम होते हैं तो मेरी बीवी मेरी पिटाई लगा देती है। आजकल डिजिटल वॉचेस आती है ना, 10,000 कदम कितने चले और वो कैलोरी कितनी बर्न हुई और कितने किलोमीटर चले, है कि नहीं? हाँ सर, बात तो आपकी सही। इसलिए ऐसी घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बीवी मुझे घड़ी उतारने देती नहीं है और मेरे स्टेप्स चेक करती है और मुझे भी फिजिक्स आती है। हाँ, इस घड़ी में से आप बेलन टाइप बेलो ना, टक 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 टक, तो इसको लगता है कि भाई हम चल रहे हैं, तो स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। हाँ देखो, बस फिर मौज है अपने। क्या है, मैं बस 10 मिनट ऐसे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, 2-3 हजार कदम तो वैसे ही हो जाते हैं अपने, है कि नहीं? वो सोचती है, अरे वाह, मेरा पति तो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, तो इससे बढ़िया तो चल ही लेते आप, थोड़े पतले हो जाते, है कि नहीं? पतला ही तो हूँ यार मैं, दुबला हो रहा हूँ आजकल, नहीं है ना? ऐसा लग रहा है तुम लोगों को? हाँ, बहुत फालतू बातें कर ली, आ जाओ वापस, बैक टू द ट्रैक। चलो भाई, तो ओमेगा मैक्स आ गया। ओमेगा मिनिमम के लिए क्या करें भाई? अगर ओमेगा, चल जा सिम सिम, अरे चल भाई, क्या हुआ? अगर ये आंसर कहां से आ गया, अभी रुक जा। आंसर अपने देख लो, पीछे सही तो निकाला है ना? हाँ, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा, सही आ गया आंसर ओमेगा मैक्स का। हाँ खैर, अपन ओमेगा का निकाल, मिनिमम का भी निकालते हैं अपन। अगर ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा से कम हो तो अपना डायग्राम कैसा होगा? अपन जानते हैं कि अपना मास एम ऐसा होगा, ये अपना एन होगा, ऐसे 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 रिजॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, ऐसे अपना एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा होगा, ये अपना थीटा होगा, ये भी अपना थीटा होगा। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने ऐसे ऐसे क्यों रिजॉल्व करा? अगर तुम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करते तो एन दोनों इक्वेशन में आ जाता और एफ भी दोनों में आ जाता, तो सॉल्व करना कष्टदायक हो जाता। ऐसे ऐसे रिजॉल्व करने में एक इक्वेशन से एन आ गया, एक से एफ आ गया, और एफ लेस देन अपन ने म्यू एन कर दिया। हाँ, फिर वापस से करते हैं, तो अपन एन की इक्वेशन लिखें। एन की इक्वेशन वापस वैसी है, देखो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं आई। एफ की लिखो, एफ इक्वल टू, देखो, एफ प्लस एम एम होगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हाँ, तो ऐसे लिख लो, कैसे लिखो? एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ सर, सही कर रहा हूं क्या? बिल्कुल सही। बोलो, एफ की इक्वेशन समझ में आ गई क्या? फिर से वही कहानी, इतना फ्रिक्शन चाहिए, जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। मैक्सिमम इज म्यू एन, एफ रिक्वायर्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स। ये कंडीशन हम हमेशा जानते हैं। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो मान लो कि सब साथ साथ हैं और फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो और उसको मैक्सिमम पॉसिबल से कम निकाल लो, मतलब छोटा कर दो, तो कंडीशन आ जाएगी। तो म्यू एन, एन म्यू एन, एन की वैल्यू फिर से म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलो भाई, क्या करें क्या करें क्या करें? एक काम करें, एम ने एम को तो सब तरफ से मार ही दिया, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। इधर ऐसे लिखें, जी साइन थीटा, इसको इधर लिया है तो प्लस जी को कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ओके, लेस देन इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर को इधर ले गए तो आया ओमेगा स्क्वायर आर, फिर से साइन थीटा कॉमन आ गया, बिल्कुल सही, साइन थीटा कॉमन आ गया। तो देखो, साइन थीटा अगर कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया तो बचा कितना? म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल सही, सही चल रहा है एकदम, ठीक है। अब देखो, अगर अपन ये ऐसे लिख दिया ना, हाँ, कोई टर्म में गलती तो नहीं करी? पूछो एक मिनट। हाँ 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 हाँ,
तो अपन ने जी साइन थीटा लिख लिया, ये लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा कॉस थीटा। पीछे देखो अपने गलती तो नहीं करी? नहीं, सही लग रहा है बिल्कुल। ये अपन ने लिख लिया ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। हाँ अब देखो, बस अब देखो इसको इधर अपन ले लें तो क्या लिखेंगे, इस साइन को उल्टा कर लें ऐसे, इधर इधर लेस देन इक्वल टू, और ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बिल्कुल सही। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेसिकली जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आर साइन थीटा का रूट। हाँ, ओमेगा इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई आर कॉस थीटा से कम हो पर इससे ज्यादा हो तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। हाँ, तो ये वैल्यू क्या आई? ओमेगा मिनिमम, ओमेगा मिनिमम। अरे क्या ही ओमेगा मिनिमम। हाँ सर, ओमेगा मिनिमम आ गई। अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, सुंदर लगा, मजा आया, बहुत बढ़िया। ओमेगा मिनिमम। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, बस ओमेगा मिनिमम आ गया। यानी कि इस ओमेगा मिनिमम से लेकर पीछे वाले ओमेगा मैक्सिमम तक अगर अपन ओमेगा को रखें, यानी कि ओमेगा की रेंज क्या है देखो ध्यान से, ओमेगा मिनिमम बड़ा बड़ा लिखने की वापस जरूरत नहीं है, इससे लेकर ओमेगा मैक्सिमम जो अपन ने निकाला, इसके बीच में अगर ओमेगा हो तो क्या पार्टिकल विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बाउल? विद रिस्पेक्ट टू बाउल। ओमेगा मिनिमम से लेकर ओमेगा मैक्सिमम। बढ़िया सवाल पर कंसेप्चुअल सवाल जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को चेंज करके भी बताता है कि ओमेगा इतने से लेकर इतने तक अगर आपका होगा तो जो आंसर में ओमेगा ये दे रखा है कि ओमेगा मैक्सिमम है, तो सोच ओमेगा मैक्सिमम में कभी भी ओमेगा मिनिमम निकालना हो तो कुछ मत करो, म्यू से म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर दो। देख ये ओमेगा मैक्स है ना, ओमेगा मिनिमम निकालने का तरीका क्या है? म्यू को माइनस म्यू कर दे तो यहां माइनस म्यू कर देगा तो ये आ जाएगा, और यहां माइनस म्यू कर देगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ओमेगा मैक्स लिख दिया अपन ने। बस बोलो क्लियर? ऐसे शॉर्ट ट्रिक से, हालांकि ये याद नहीं करना है पर कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ऐसे कर सकते हो तुम, म्यू को किससे रिप्लेस कर दो? माइनस म्यू से। ऐसे शॉर्ट ट्रिक टाइप चीज है। हालांकि अपने को पूरा प्रोसीजर समझ आना चाहिए, पूरा प्रोसीजर समझ आना चाहिए। हाँ सर, बोलो क्लियर हुई क्या बात? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। मैं ज्यादा टफ तो नहीं पढ़ा दिया, थोड़ा अच्छा पढ़ाया है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझना। अरे बोलो पक्का? अरे हाँ तो बोलो। हाँ सर। तो ओमेगा मैक्स से लेकर ओमेगा मिनिमम तक की अपनी रेंज आ गई और हमें समझ भी आ गई। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अब क्या करें? देखो भाई, क्या करें क्या करें, अगली बात करते हैं। आ जाओ फिर से बढ़िया, आप सिर्फ कह रहा हूं आज ये जो फॉर्मेट आ रही है जो बढ़ाने वाला हूं, ये पूरी फिजिक्स में कई जगह काम में आएगी। तुम्हें पहली बार पढ़ा रहा हूं पर ये मान लो कम से कम इस तरीके की बात, इसलिए आज ध्यान से समझना। स्टार मार्क लगा लो और लिख लो, यह फॉर्मेट बहुत चैप्टर्स में आएगी। इसलिए ये ग्रेविटेशन में भी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगी, फ्लूइड में भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगी, इसी तरीके का फॉर्मेट। पहली बार बता रहा हूं इसलिए इसको समझें। कर क्या रहे पहले समझो। उन्हें तो तुमने देखी ऐसे कभी कभी रबड़ की रिंग टाइप होती हैं, देखिए कभी वो फेंकने के खेलने के खेलते थे, डिस्क से खेले होंगे, कभी कभी रिंग से भी खेले होंगे, खेले हो? हाँ, मान लो ऐसी एक रिंग है, द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी समझते हैं सब लोग? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब लेमडा केजी। अगर कभी बोला जाए 10 केजी पर मीटर, आप जानते हो इसका मतलब होता है लेमडा। इसे लेमडा जनरली लीनियर मास डेंसिटी लेमडा कहलाती है। ऐसे एरिया पे मास डेंसिटी सिग्मा कहलाती है। ठीक है, आगे आएगा जब मैं बता दूंगा, अभी समझो बस। 10 केजी पर मीटर का मतलब कि अगर 1 मीटर की लेंथ ले लूं तो 10 केजी। ऐसे ही लेमडा केजी पर मीटर का मतलब लेमडा केजी 1 मीटर में। ऐसे एक रिंग है। ठीक सर है।
वो ओरिजिनल प्लेन में रखी है, अब उस रिंग को हमने घुमाना चालू कर दिया, जुर्र जुर्र जुर्र। तुझे नहीं लगता कि अगर मैं इस रिंग को ऐसे घुमाऊं तो इसके सभी पार्टिकल बाहर भागना चाहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, पर वो आपस में बंधे हुए हैं इसलिए बाहर भाग नहीं पाते। तुझे नहीं लगता इनमें आपस में खिंचाव आ जाता है? हाँ, तो जाता। क्या वो खिंचाव टेंशन प्रोड्यूस करता है? तभी तो रुके रहते हैं। अब टेंशन कैसे इन पार्टिकल्स को, मान लीजिए मैं आपसे बोल लूं कि एक यहां पे छोटा सा पार्टिकल है, अगर ये सिस्टम घूम रहा, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, अगर ये सिस्टम घूम रहा है तो इस पार्टिकल को कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो कौन है वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? ये जब ऐसे घूमती जुर्र जुर्र तो बाहर भागने की वजह से आपस में खिंचाव आता है, और खिंचाव आता है तो स्ट्रिंग में क्या आ जाता है? टेंशन, और वो टेंशन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। कैसे देता है मैं बताऊंगा पूरा आज के लेक्चर में ही बताऊंगा। इसमें से काफी सारी चीजें क्योंकि नई नई है, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, इसलिए कमर कस लो। लेक्चर जोरदार, हल्का है ही नहीं आज, और पूरे 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, तेज नहीं पढ़ाऊंगा, समझा समझा के जोरदार तरीके से, पर ज्यादा मैं कराऊंगा, तुम्हें सेट रखना है दिमाग में। अच्छा, ये बात समझ आई। उसने बोला हम ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक भाई, ओमेगा से घुमा रहे हो, अच्छी बात है, समझ आ रहा है। अब क्या करें? अब सुने, देखो इसको कैसे समझते, देखो एक फिक्स्ड फॉर्मेट जो है इसकी समझे। आप क्या करो कि आप ना ऐसे ऐसे ध्यान समझना क्या करा इन्होंने, पहले मैं तेरे को फील कराता हूं, फिर एनिमेशन दिखा दूंगा। ऐसे समझ कि ऐसे ना बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लो, एक ऐसे बहुत छोटा सा, इस एंगल को ऐसा मान लो कि ये आधा एंगल, ऐसे ही एंगल डी थीटा, डी थीटा का मतलब बहुत छोटा, ऐसे ही ये आधा एंगल भी डी थीटा, ठीक है। तो डी थीटा का मतलब बहुत छोटे छोटे एंगल का आर्क बना लो, कोई टोटल 2 डी थीटा हो गया। सिमेट्रिकली डी थीटा ले लिया, बहुत छोटा, बहुत छोटा पर है, ठीक। इसको अगर अपन जूम करें, ऐसे थोड़ा बड़ा करें, इटेक्स, तो ऐसे दिखाई देगा। हाँ, वो एनिमेशन उन्होंने दिखा रखा है, बोलो क्लियर? एक बार एनिमेशन देख लो, ऐसे करके एनिमेशन करा, ये बोलो बात समझ में आई? हाँ। तो अब ये मैं इसको अपने वाले को रब कर देता हूं, तुम उस बात को समझो जो मैं कह रहा हूं, ठीक। ऐसे एंगल ये डी थीटा, ठीक। अब सोचो अगर ये पूरी स्ट्रिंग है, फिर कह रहा हूं कई चैप्टर में आएगा, ध्यान समझना। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, फाइंड आउट द टेंशन इन द रिंग, तो ऐसे ही दिमाग चलना चाहिए। तू सोचेगा हम कैसे सोचेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कुछ बातें सीख कर दिमाग में सेट होनी चाहिए कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, यही तो अनुभव है। हाँ ठीक है, वो अनुभव मैं आपको दे रहा हूं, ठीक सर। तो अगर हम इसको ऐसे छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसमें डी थीटा, अब अगर ये रिंग है तो रिंग में टेंशन आएगी। टेंशन की एक खास बात है कि टेंशन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग नहीं लग सकती, वो अलोंग द स्ट्रिंग ही लगेगी, ठीक भाई, अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी। मान लेते टेंशन अपनी सब कुछ सिमेट्रिक है तो टेंशन भी सिमेट्रिक। इस जगह पे जो अपनी टेंशन है, इस जगह पे ऐसे वो टेंशन ऐसे लगेगी। ऐसे ही क्यों लगाई? क्योंकि भाई अलोंग द स्ट्रिंग ही लगती है टेंशन, तो ये लो भाई, ये ऐसे टी लग गया, इधर भी ऐसे टी लग गया। हाँ सर, ठीक, ठीक सर, ये टी लग गया, बिल्कुल क्लियर, ठीक सर। ऐसे यानी कि इस छोटे से हिस्से पर, ये जो छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से पर ऐसे ऐसे टी लगा रही है, इसके पास वाली इस छोटे से हिस्से को मैंने तोड़कर अलग कर लिया, तो इस पर जो बाकी फोर्सेस लग रहे हैं उसको तो दिखाऊंगा ना। हाँ बिल्कुल सही सर। तो इस पर, इस छोटे से टुकड़े पर बाकी बची हुई रिंग क्या इधर टी और इधर टी लगा रही है? बिल्कुल, क्योंकि टी इज अलोंग द स्ट्रिंग। तो अगर मैं इस छोटे से हिस्से का एफबीटी बनाऊं तो ऐसा बनेगा, एक और फोर्स इसमें आएगा, कौन सा? अगर मैं इस छोटे से हिस्से को पॉइंट मास मान लूं, क्योंकि बहुत छोटा है, ये तो जूम करके दिखाया है, पर अगर मैं इसे पॉइंट मास मान लूं तो क्या ये पार्टिकल ऐसे ओमेगा से घूम रहा है? हाँ, जिसका मास कितना है? इसका मास है डीएम, इसका छोटा सा मास मान लो डीएम। सोचो इसकी टोटल लेंथ, ये टोटल जो लेंथ है इसमें डीएल, ये डीएल है कितनी? ध्यान से सुनना, 2r डी थीटा। बोलो क्यों? क्या लेंथ होती है? आर्क लेंथ होती है आर डी थीटा। हाँ,
क्या यहाँ पे आर हमें पता है, पर डी थीटा है कि 2d थीटा है? 2d थीटा है। तो ये जो टोटल लेंथ हुई यहां से लेकर यहां तक, ये डीएल, छोटी सी डीएल लेंथ, क्या 2r d थीटा हुई? मतलब क्या डीएम मास में जो लेंथ इन्वॉल्व है वो क्या 2r d थीटा है? हाँ। तो बोलो इस छोटे सी हिस्से का मास कितना हुआ? लेमडा दिया हुआ है, बोलो कितना हुआ? क्या लेमडा को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि मास आ जाएगा? लेमडा को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि मास आ जाएगा? बोलो किससे करेंगे? लेंथ से। और लेंथ कितनी इन्वॉल्व है? 2r d थीटा। तो डीएम हुआ लेमडा 2r d थीटा। लेमडा 2r d थीटा। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। समझ आया क्या? हाँ सर। तो डीएम मास, ये डीएम मास छोटा सा है। क्या मैं इसको ऐसे डीएम मास को, क्या मैं इस डीएम मास को ऐसे आर रेडियस में ऐसे ओमेगा से घूमता हुआ मान सकता हूं? हाँ सर। तो क्या इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगेगा? हाँ सर। कितना? एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि इसके एफबीडी अगर बनाए तो ऊपर की तरफ डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, एक और फोर्स लगेगा। हाँ। तो ये जो छोटा सा हिस्सा अपने लिया ना, इसमें ये अपना एफबीडी हुआ भाई। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन समझते हैं, सब क्लियर है, इसलिए बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लिया करो रेडियल डायरेक्शन में, सब सही हो जाएगा। ठीक सर। तो डीएम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर लग गया, क्लैरिटी एकदम। फिर कह रहा हूं ये कहानी ध्यान समझना, ये कहानी क्लियर है अपने को, आप समझे? ठीक भाई। अच्छा, ये जो टी है इसको थोड़ा और देखो, ये डी थीटा, तो ये भी 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 डी थीटा। तो इधर आया टी कॉस डी थीटा, इधर आया टी कॉस डी थीटा, इधर आया टी साइन डी थीटा, इधर भी आया टी साइन डी थीटा। टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा। अब सोच, क्या टी कॉस डी थीटा ने टी कॉस थीटा डी थीटा को मार दिया? हाँ, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कट गए। क्या नीचे बचा 2t साइन डी थीटा? ओके, 2t साइन डी थीटा, 2t साइन डी थीटा किस चीज को बैलेंस कर रहा है? बोलो मेरे लाल, किसको बैलेंस कर रहा है? अरे बोलना पड़ेगा, किसको बैलेंस कर रहा है? सर बैलेंस कर रहा है डीएम ओमेगा स्क्वायर आर को। डीएम कितना? लेमडा 2r d थीटा इंटू लेमडा 2r d थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब सुन, डी थीटा इज वेरी स्मॉल। अब ये बात पहले बता चुके हैं, कई बार आ चुकी है पहले। अगर थीटा स्मॉल हो, क्या साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1? हाँ सर। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो क्या साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है? ये पहले बता चुका हूं। हाँ सर। साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर अप्रोक्सीमेटली। और टेन थीटा भी। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल, फिर बताओ सर। ये फिर सुन ले, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा कैसे होता है देख। ये जनरली क्या करते हैं, ये बता चुका हूं हालांकि मैं। ऐसे एंगल होता है ना, थीटा, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक। अगर सोच थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, बहुत छोटा। ठीक। हाँ सर, ये 1 मिनट 2 मिनट, बहुत सारे ऐसे, बहुत छोटा है। तो क्या करेंगे? थीटा, ये एच, ये पी, ये बी। ठीक। तो ध्यान देगा, अपन साइन थीटा क्या लिखते हैं? इज इक्वल्स टू पी बाई बी, सॉरी पी बाई एच। हाँ। अब सोच, अगर थीटा बहुत छोटा है, क्या अपन इसे आर्क की तरह मान सकते हैं? क्या पी कैन बी कंसिडर्ड एज आर्क? अगर थीटा बहुत छोटा है, क्या बी इज अप्रोक्सीमेटली एच? हाँ। क्या इसको आर्क की तरह मान सकते हैं?
बहुत छोटा सा ई, तो एच इज पी इज बेसिकली आर्क। क्या आर्क की वैल्यू होती है कितनी? आर्क के लिए कितनी होती है? आर के लिए कितनी होती है? ध्यान से समझो, आर थीटा, तो पी लिख लो आर थीटा। और क्या एच इज एच और बी बराबर है? और यही क्या, अगर अपन इसे एक सर्कल मान लें तो क्या ये एच बी और आर क्या लगभग बराबर है, जो अपन रेडियस मान रहे हैं? आर भाई, आर ने आर को मार दिया, इसलिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। और क्या P बाई एच को अप्रोक्सीमेटली, क्या H और P बराबर हैं, तो क्या P बाई बी दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा। इसलिए लिखते हैं कि थीटा अगर स्मॉल हो, नहीं पता तो दोबारा बता दिया मैंने कि अगर थीटा स्मॉल हो, कितना छोटा, काफी छोटा, 2-3 डिग्री, याद करो डिग्री डिग्री से बता चुका हूं, याद है ना, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और ये जो सब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखते हैं, तो थीटा किसमें होता है? रेडियन में। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये पूरा सवाल ध्यान से याद होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इसको दिमाग में सेट कर लो। ठीक सर। अब देख, अगर ऐसा है तो इस वाली इक्वेशन को यहां लिख रहा हूं, यहां पे देख, तो 2t डी थीटा छोटा है, तो साइन डी थीटा की जगह क्या लिख लेंगे? डी थीटा इज इक्वल टू लेमडा 2r, लेमडा 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी थीटा। डी थीटा ने डी थीटा को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो आया लेमडा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। टी की वैल्यू आ गई। टी इज व्हाट? टेंशन। और हाँ सर, किसकी वैल्यू आ गई? टी की। अरे बोलो भाई, किसकी वैल्यू आ गई? टी की। अरे आई की नहीं आई? आ गई सर, 110% आ गई। कोई चिंता वाली बात? लो भाई, हो गया, मौज आ गई। अब याद रखना, ये जो 2t साइन डी थीटा कैसे आया, कैसे आया, ये कई बार आएगा। 2t साइन डी थीटा में क्या करा था, क्योंकि अभी ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। तो 2t साइन डी थीटा ने बैलेंस कर दिया। ग्रेविटेशन पढ़ोगे तब ये डीएम ओमेगा स्क्वायर आर की बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जीएम एम टू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो के क्यू एम टू बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो क्यू वी बी। और इलास्टिसिटी पढ़ोगे तो कुछ और अलग आएगा। बोलो क्लियर है क्या एकदम? अरे हाँ ना बोलो। इसलिए जब भी रिंग में टेंशन की बात आ जाए तो ये 2t sin d थीटा कैसे आता है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। 2t sin d थीटा को बैलेंस करने वाला कोई और फोर्स होगा, वो हर चैप्टर का अलग अलग हो सकता है। सर्कल में फोर्स डीएम ओमेगा स्क्वायर आर है। पहली बार बता रहा हूं इसलिए इतना धीरे धीरे बताया है। आगे जब बिल्कुल यही सवाल आएंगे किसी और चैप्टर में तो यहां का रेफरेंस जरूर दूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे यस और नो? यस सर, वी आर सॉर्टेड नाउ। ओके, तो 2t sin d थीटा इक्वल टू लेमडा 2r d थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सुन, उतार ले इसको अच्छे से और पूरी फॉर्मेट को दिमाग में सेट कर ले एकदम। डरो मत, बढ़िया बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल सवाल और अच्छे से समझने वाले सवाल। ओके सर, फील तो आ रही है सर, सर्कुलर ढंग से लानी पड़ेगी भैया, है ना, टफ है थोड़ा, बट अच्छे से अगर फिजिक्स को सीखना है तो सर्कुलर की फील आनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। उतार लिया क्या? थीटा क्यों स्मॉल लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ये कहानी थीटा स्मॉल की है। वैसे मैं एक बार, मेरे हिसाब से मैं शायद शायद क्या मैं पक्का एक बार बता चुका हूं, फिर भी मैंने दोबारा बता दी। बोलो क्लियर? थीटा बहुत छोटा होता है तो ट्रायंगल को आर्क की तरह ले सकते हैं। आर्क की तरह ले सकते हैं तो एच और बी लगभग रेडियस हो जाते हैं और पी आर्क बन जाता है, तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा लिखा जा सकता है। पर थीटा छोटा होना चाहिए और थीटा रेडियन में लिखा जाता है, ये बात याद होनी चाहिए। ठीक, और हम 2t sin d थीटा भी समझ गए और ये भी समझ गए कि कई बार आगे आएगा, इसलिए हमारे को याद होना चाहिए। इसलिए सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, मास्टर ने इस पे स्टार मार्क लगवाया है। ओके, क्या तुम मेरी बात मानते हो? नहीं सर, शुरुआत में मानते थे, अब मानना बंद कर दिया। मेरी बात मानना जरूरी है। चलो, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या?
बाल बहुत बढ़ रहे हैं यार, बाल कटाने हैं ना, कटा लूं क्या? चलो आ जाओ, कर लिया हमने। अब क्या है, लेमडा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके अच्छा, अब सुन, देखो सवाल क्या है। रोप ऑफ लेंथ एल एंड लीनियर मास डेंसिटी लेमडा केजी पर मीटर, लेमडा का मतलब समझते हैं, रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी। फिर से शानदार सवाल, ध्यान समझना अच्छे से, बढ़िया क्लासिक सवाल है, मतलब ये थोड़ी सी बुद्धि चलेगी तभी ये समझ आएगा, और मैं ही समझाऊंगा, और छोटी छोटी बातें तुमसे पूछूंगा। सवाल ये है कि मान लो हम एक रस्सी ले लें, रस्सी का ऐसा टुकड़ा, और उसको एक जगह से बांधे और फिर उस रस्सी के टुकड़े को घुमाएं, तो रस्सी के टुकड़े में, अच्छा रस्सी का टुकड़ा मासलेस नहीं है, हम ऐसा सवाल नहीं है ये, वो तो बहुत आसान सवाल था कि एक मासलेस स्ट्रिंग है, इसमें अपन ने एक मास एम बांध दिया और इसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो बताओ टेंशन कितना है। तो तुम डायरेक्ट लिख देते हो भाई टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब स्ट्रिंग लेते थे वो मासलेस थी। हाँ सर, मान लो कि हमारी स्ट्रिंग जिसको हम घुमा रहे हैं मास वास जोड़ ही नहीं रहे, उसमें खुद में मास है, मास वाली स्ट्रिंग आ गई। हाँ सर, क्या आ गई? मास वाली स्ट्रिंग। अगर मास वाली स्ट्रिंग आ गई तो पूछा कि क्या टेंशन सब जगह सेम होगा। मेरा पहला सवाल, पहले एक बात समझो कि ऐसे मास वाली स्ट्रिंग ले लो, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अगर हम, मेरा पहला सवाल, मास वाली स्ट्रिंग को घुमाएं, अगर हम ए से बी चलें तो टी का क्या होगा? अभी निकालना तो छोड़ ही दो, क्या होगा? मेरा पहला सवाल ये, ए ऑप्शन बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, बी घटेगा, सी कांस्टेंट रहेगा, डी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डी सॉरी ई, एक और ऑप्शन, 5 ऑप्शन दे रहा हूं, ई डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, इंक्रीजेस डिक्रीजेस कांस्टेंट, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। 5 ऑप्शन दिए गए, कितने ऑप्शन दिए गए? 5। इन 5 ऑप्शंस में ध्यान से देखो, इन 5 ऑप्शंस में ध्यान से देखो, बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी तो सवाल चालू ही नहीं करा अपन ने, टेंशन की वैल्यू नहीं पूछ रहा। अभी ये तो बताओ कि अगर आप ए से बी चलो, ए फिक्स वाला पॉइंट है, बी एंड वाला पॉइंट, ए से बी अगर चलो तो बताओ टेंशन बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, कि बढ़ के घटेगा, कि घट के बढ़ेगा? बताओ, अपने बुद्धि बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि से बताओ, बताओ मेरे लाल, मेरे पीले, बता। छोटे छोटे सवाल पूछूंगा इसमें अपने आप, तेरे से पूछूंगा, सवाल पूरा मैं कराऊंगा, पर छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। तरीका ही ये है पढ़ने का, अच्छा टफ कराओ तो छोटे छोटे बच्चे से पूछो, तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती जाती। बोल छोटे सा सवाल। बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ हाँ, क्या आंसर दे रहे हो? ए बी सी डी ई, बोलो मेरे लाल, क्या आंसर दे रहे हो? ए बी सी डी ई, बोलो क्या आंसर दे रहे हो? क्या दे रहे हो? अनीता, अनीता के साथ कितने लोग? ए मतलब अनीता, बी मतलब बसंती, सी मतलब चंपा, डी मतलब डॉली, ई मतलब ईशा। भाई लड़कियां नाराज। ओके, अमित, बबलू, चंदू, दीपक, ईशांत, बताओ अनीता कितनों का? बसंती, चंपा, डॉली, ईशा। अच्छा, क्या आंसर है? क्या आंसर है? बताऊं 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 बताऊं? आंसर पता है क्या है? ए नहीं, बी नहीं, बी, हाँ, इज द करेक्ट आंसर। टेंशन घट रहा है लगा, ए से बी जब चल रहे हो। क्यों? मुझसे कैसे? मेरा तो कुछ और आता, लॉजिकली समझना। ऐसा कैसे मैं तेरे को समझाता हूं। मान लो बेसिकली हमसे सवाल तो पहले पूछा गया कि भाई टेंशन बताओ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स,
कि टेंशन की क्या वैल्यू है किसी भी एक्स दूरी पर। हम समझे तो सही हो क्या रहा है। मान लो कि अपन एक्स पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। पहले अपन समझे जो dx एलिमेंट लिया, इसका छोटा सा dm मास कितना हुआ, छोटा सा dm मास, ऐसे लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। एक्स पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, समझे इनको। एक्स पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट लिया, बताओ इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, dm। क्या dm मास लिखा जाएगा लेमडा इंटू लेंथ, लेंथ कितना dx, तो लेमडा dx। ठीक, इस छोटे से एलिमेंट की एफबीडी बनाओ, समझो ये छोटा सा एलिमेंट dm। ठीक सर, समझो इस डीएम, ध्यान समझना कैसे समझते हैं, ये जो डीएम मास है, स्टैंडर्ड पोजीशन अच्छे समझे, ये जो डीएम मास है, ये जो डीएम मास है, ओके, इस डीएम मास के इधर भी रस्सी है और इधर भी रस्सी है। हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल, इधर भी रस्सी है और इधर भी रस्सी है। इसके इधर वाली रस्सी इसको इधर खींचेगी ऐसे T2, हाँ, और इधर वाली रस्सी इधर खींचेगी T1। इस T2 को लिख लो T फाइनल, इसको लिख लो T इनिशियल, समझने के लिए। T फाइनल क्यों, x पे जाके dx लेते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, कैसे लिखते हैं समझना। x पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया dx, तो इधर जो टेंशन होगी उसे बोलेंगे T इनिशियल, जो इधर होगी उसे बोलेंगे T फाइनल। तरीके हैं, नहीं आता तो सीखिए, इसीलिए तो सवाल करा रहे हैं ताकि आगे आपको बातें अच्छे से समझ आए। आज का लेक्चर वैसे भी जोरदार। ओके, अब इस डीएम मास को देखो, ये कर क्या रहा है, सर्कल। तो ये तो एक्सटर्नल एजेंसी से इस पे फोर्स लगा दिया, टी फाइनल इधर, इधर वाली रस्सी ने, टी इनिशियल इधर वाली रस्सी ने, हाँ, एक दूसरे को खींचते ना ये, हाँ, इसे अगर ब्लॉक ले लें तो ये वाली रस्सी उधर खींचेगी, ये वाली रस्सी इधर खींचेगी, बिल्कुल सही। अपन डीएम को ब्लॉक मान ले तो इधर एक रस्सी इधर एक रस्सी, तो इधर खींच लिया, इधर T2 इधर T1, इसको टी फाइनल माना, इसको टी इनिशियल माना। ओके, क्या ये घूम रहा है तो क्या इसमें सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा, कितना बाहर की तरफ, dm ओमेगा स्क्वायर r। इसका r कितना है, dm बहुत छोटा है तो इसे पॉइंट मास मानने में कोई बुराई नहीं है। कई लोग परेशान, पता नहीं सर आज तो खतरनाक पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, थोड़ा तो अच्छा पढ़ाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी तुम कर रहे हो। तो dm ओमेगा स्क्वायर x, x क्यों, रेडियस x है, dm छोटा मास है। ओके, तो क्या लिखा गया, लिखा गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू डीएम कितना, लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनना, बढ़िया जोरदार सवाल है, हर एक स्टेप पे गलती होती है। अच्छा, जब हम x पे जाके, ऐसा समझो अपन, मान लो x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और dx की वैल्यू है 0.00000000000 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। तो क्या dx बहुत छोटा है, हाँ ऐसा ही होता है, dx इज टेंडिंग टू 0, अगर x 2 है और ये dx है, ऐसे ही समझे अपन। तो जो t में चेंज आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्या टी फाइनल और टी इनिशियल में बहुत बड़ा अंतर होगा कि छोटा सा अंतर होगा, छोटा सा। क्या छोटे से अंतर को ही dx क्या होता है, जैसे dx क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसे t फाइनल माइनस t इनिशियल क्या होगा, dt। हाँ सर, तो ऐसे कई बार करेंगे अपन कि if we changing the x parameter very small, क्या the parameter which is changing due to change in x is also very small, so the change in tension is dt। फिर कह रहा हूं, जोरदार चीजें सिर्फ सर्कुलर के लिए नहीं, आगे अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो ऐसी कहानी समझ आनी चाहिए। तुमसे पहली बार हो जाए ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर मास्टर के समझाने में समझ आए ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ओके, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल छोटा dt हुआ क्योंकि टी फाइनल और टी इनिशियल में जो चेंज आ रहा है वो x की वजह से आ रहा है और x में जो चेंज है वो बहुत छोटा है। अच्छा, तो इसे dt लिख लिया।
मैंने सब कुछ सही तो करा। टी फाइनल कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। ये अपन ने क्या लिखा, टी फाइनल प्लस dm ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी इनिशियल। हाँ, तो ये टी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस आया है, माइनस डी, टी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस डी एम ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस चल रहा है। ठीक भाई, माइनस आना भी चाहिए। अब सुनना क्यों, मैंने आपसे पूछा था ये बी वाला क्यों सही, ये मैथ से अपने आप आएगा। अब तू लॉजिकली मैंने क्यों बोला कि ये घट रहा है, सोच के देख इस वाली इक्वेशन से कौन बड़ा है इसमें, टी फाइनल की टी इनिशियल, बोल। टी फाइनल प्लस टी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी इनिशियल में कौन बड़ा है, टी फाइनल की टी इनिशियल। टी फाइनल की टी इनिशियल से टी इनिशियल बड़ा है। हाँ, यानी कि इधर वाला टेंशन हमेशा इधर वाले टेंशन से, इधर वाला टेंशन हमेशा इधर वाले टेंशन से ज्यादा होगा, तभी ये इक्वेशन आ पाएगी, वरना आना संभव नहीं है। अच्छा, ध्यान सुनो, उल्टा सोच लेते हैं बच्चे, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं बढ़िया सवाल है। तो टी फाइनल प्लस डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी इनिशियल। ठीक भाई, इधर वाला टेंशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए और इधर वाला कम होना चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी, क्योंकि इधर की तरफ एक फोर्स और आ गया है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल। ओके, फिर हमने इक्वेशन लिख ली, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई डी टी इक्वल टू दिस। अब फिर एक ट्रिक है, फिर एक लफड़ा है, सुनना। अब देखिए, यहां लिखता हूं डी टी इक्वल टू माइनस लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, अब अगर टी निकालना है तो लिमिट लगानी आनी चाहिए। अच्छा, हमें चाहिए टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इस जगह पर। ठीक है, अब लिमिट लगा लो, लेमडा कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए उसको बाहर ले लिया। यहां पे लगेगी एक्स की लिमिट, यहां पे लगेगी टी की लिमिट। एक्स की लिमिट कहां से कहां लगाएं सर, जीरो से लेकर एक्स तक। अब बताओ, जीरो पर जब यहां लगाते हैं लिमिट जीरो से एक्स तक, तो क्या यहां पे वो टेंशन लिखनी चाहिए dt की लिमिट में जो x जीरो पर टेंशन थी। पहली बार हो सकता है इंटीग्रेशन में ऐसी बातें समझ रहे हो, जब इधर की जो लिमिट लगाते हैं, इधर की भी तो ऐसे ही लगाते हैं। बताओ x जीरो जब था तो टेंशन क्या था, यानी कि a पर टेंशन क्या था, हमें नहीं पता। x पर तो tx था, जो निकालना है यही तो निकालना है, पर ये भी नहीं पता, ये भी अननोन। हाँ सर, तो फंस गए, टीएक्स भी निकालना है, ये नोन भी निकालना है, क्योंकि जीरो पे हमें टेंशन पता नहीं है, वहां तो मैक्सिमम है ए पर तो, और बी पर मिनिमम है। क्या टेंशन एट ए इज मैक्सिमम, हाँ। क्या टेंशन एट बी इज मिनिमम, हाँ। इसलिए अगर ऐसे लिमिट लगा लोगे तो उलझ जाओगे, ऐसे लिमिट लगा लोगे तो उलझ जाओगे, दो वेरिएबल आ जाएंगे। अब क्या करें, अब क्या, कुछ और सोचना पड़ेगा। ये जनरली बच्चे गलती करते हैं, फंस गए। तो क्या करें, बताओ सर क्या करें, ध्यान से सुने, इसलिए कह रहा हूं जोरदार सवाल है। तो क्या करें सर, तो लिमिट को और चेंज करें। जब भी ऐसी बात फंस जाए तो क्या करते हैं बताता हूं, इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू माइनस लेमडा ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स डी। अब देख लिमिट कहां से कहां तक लगाएं, ध्यान से सुनना। लिमिट लगाओ x से लेकर l तक, मतलब लिमिट x से स्टार्ट करी और l पे खत्म करी। तो जब x पे t क्या है, tx निकालना है, l पर t क्या है, l पर t क्या है, अब ध्यान दो, यानी कि टेंशन एट b, टेंशन एट b इज इक्वल टू जीरो। क्यों 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 जीरो, क्यों, क्योंकि b के बाद तो कोई है ही नहीं, तो एक किसको टेंशन लगा के घुमाएगा। अगर आप ध्यान सोचो तो t के बाद तो कोई, हाँ सर, सोच के देख, बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल एंड पे क्या टेंशन है, जीरो। क्यों, इसके बाद टेंशन की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद डीएम है ही नहीं, इसके बाद डीएम है ही नहीं, इधर डीएम मत ले, उधर आगे सोच, हवा में डीएम है ही नहीं, तो इस टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये होगा तो किसको घुमाएगा, हाँ सर,
बात तो लॉजिकल है। या कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान समझना जो कह रहा हूं। अरे यस और नो, हाँ सर। तो tx ये लिमिट लगी यहां से लेकर 0 तक। ओके, अब सोच सिर्फ एक वेरिएबल, कौन? tx। अरे हाँ सर, अब देख, अब सॉल्व कर ले। तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगाए 0 टू tx, तो आएगा 0 माइनस t एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट x टू l। तो 0 माइनस t एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माइनस, ये तो इस माइनस ने माइनस को मार दिया, इस माइनस ने माइनस को मार दिया, तो t एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लेमडा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और दिस इज द करेक्ट आंसर एंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस जो टेंशन कैसे घट रहा है बढ़ रहा है बताता है, लिमिट क्या पे क्या ध्यान देते हैं सिखाता है। इट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। सॉर्ट की मैं सर्कुलर पढ़ा रहा हूं, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं आज के लेक्चर में बढ़िया बढ़िया चीजों से। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। t is equal to lambda omega square l square minus x square by 2। अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस। बोलो लिमिट लेना समझ में आई? क्यों पहले वाली लिमिट काम नहीं करी? क्योंकि दो वेरिएबल हो गए। तो लिमिट भी ऐसे लगानी आनी चाहिए। जनरली 0 टू x में काम चल जाता है, जनरली 99% सवालों में, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। बोलो भाई। हाँ सर, आज का लेक्चर तो जोरदार चल रहा है, पढ़ा रहे हैं जोरदार। ध्यान देखो, कोई बहुत अनंत मैथ्स नहीं है, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि dx x पे जाके dx लो तो t इनिशियल माइनस t फाइनल लिखते हैं, t फाइनल माइनस t इनिशियल को dt लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी छोटा है। क्यों? क्योंकि x बहुत छोटा है। तो अगर x में बहुत छोटा वेरिएशन है तो x के साथ ही अगर वो चेंज हो रहा है तो उसमें भी कम ही वेरिएशन होगा, जिसे dt मान लेते हैं। ऐसा हम कई बार करेंगे अगर फिजिक्स सीखनी है तो। ओके, अब क्या करें देखो भाई, कैसे खड़े रहने पे भी स्टेप चलते हैं देखें तो, टिंग 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 टिंग। उदाहरण से मैं जितने अपनी घड़ी का स्टेप देखता हूँ, देखा ऐसे ऐसे चलने से भी होते हैं क्या? टिक 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 टिक। हाँ चल तो रहे हैं यार। अरे नहीं बढ़ रहा, हाथ हिलाने पे बढ़ता है क्या? तुम उतारो, मेरी तरफ मत देखो, मास्टर स्टेप्स बढ़ा रहा है। नहीं बढ़ रहे यार, ये तो नुकसान हो रहा है। हे भगवान, ऐसे चलने पे होते हैं क्या? ऐसे ऐसे चलने पे होते होंगे, या आगे बढ़ने पे ही होता है? नहीं बढ़ रहा है यार ये ऐसे तो। चलो, अरे हो गया क्या? तो लेमडा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, ये बात अपने को समझ आ गई। ठीक, बोले तो एक और तरीका बताऊं इसका, शॉर्ट ट्रिक। हालांकि वो ज्यादा फील वाला नहीं है, रियल फील तो यही है। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं? अरे बता दूं? अरे सोच लो, इसे उतार लो। चलो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, चलो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उतार लो पहले इसको। राम लालो उतार लो, कर सकते हो तुम लोग। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। उतार लिया ये। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, हो गया? हाँ सर, पक्का? हाँ सर। देखो क्या करो, शॉर्ट ट्रिक। तो आंसर तो आएगी, ध्यान समझ। इस डीएक्स को मत मान इस शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है? बस चल मैं ऐसे अलग से डायग्राम बना देता हूँ, इसको मत देखिए, ध्यान सुन। ये ऐसे आपकी रॉड है, मतलब स्ट्रिंग है,
ठीक, यहां x पे गए और x से लेकर ये जो l लेंथ है ना, ये लेंथ कितनी बची? ये लेंथ बची l माइनस एक्स। इस मास को देखो, इसका मास, ये जो टोटल लेंथ बची l माइनस एक्स, क्यों ये बताता हूं तुम्हें। अगर तुम इस l माइनस एक्स को देखो तो इसका मास कितना है? m लेमडा l माइनस एक्स। हाँ, अगर मैं इसको एक बॉडी मान लूं, इसको एक बॉडी मान लूं, पूरे इसको अगर मैं इसको एक बॉडी मान लूं, इधर देख, तो इसका एफबीडी क्या है? पूरे को, एक्स से लेकर पूरी एंड तक की लेंथ को एक बॉडी मान लूं, ठीक, तो उसका एफबीडी क्या है? पूरा ये, ठीक, ध्यान सुनना, ठीक सर। इस बॉडी पर बी के बाद तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि टेंशन एट बी तो जीरो था और हवा इस पे कोई फोर्स लगा नहीं सकती, पर क्या इधर सिर्फ यहां पे इधर एक फोर्स लगेगा जो एक्स दूरी पे टेंशन है एक्स। ओके, ठीक। अब ये बॉडी पूरी की पूरी ऐसे ओमेगा से घूम रही है, पर ये तो फैली हुई है एक्स से लेकर एल माइनस एक्स तक। ओके, क्या इसका मास m लेमडा माइनस एक्स फैला हुआ है x से लेकर l तक? हाँ, क्या मैं, हालांकि तुम्हें सेंटर ऑफ मास नहीं पड़ा, बट क्या मैं एक कॉमन सेंस से मान सकता हूं कि क्यों ना हम इसको कंसीडर कर लें ऐसे कि इट इज कंसिडर्ड एट इट सेंटर मास m। ओके, हाँ सर, कॉन्सेंट्रेटेड एट मास, एट m मास, मतलब एट सेंटर। ओके, मान लो। अब सुनना, तो अगर मैं इसे ऐसे सेंटर पे मान लूं तो सोचो ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी थी x, और ये सेंटर से लेकर ये दूरी कितनी है? इसका आधा, l माइनस एक्स बाई टू। हाँ, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? l माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स। हाँ, तो l प्लस एक्स बाई टू हो गया r। हाँ सर, तो सोच, टेंशन किसके बराबर हुआ? m ओमेगा स्क्वायर, और इसका रेडियस, और इसका रेडियस क्या हमने सेंटर मानते हुए ले लिया? हाँ, सेंटर कितनी दूरी पर? l प्लस एक्स बाई टू। हाँ, m कितना? लेमडा l माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स बाई टू। हाँ, तो लेमडा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। और सर, ये तो ऐसे भी सोच सकते थे, पर ये कोई बहुत फील वाला तरीका नहीं है ना। आपने assumption लिया, फिर उसे मान लिया, आपको करते वक्त पता नहीं होता सही में सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, ये सही है, थोड़ी और ज्यादा फील आएगी तो मुझे तुम सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, बट ऐसे सवाल करा जा सकता है, ऐसे सवाल करा जा सकता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। लेमडा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, डन, सॉर्टेड। एक और ट्रिक आ गई, पर फील वाला कौन सा था? पहले वाला। फील वाला कौन सा था? पहले वाला। ओके, क्लियर है सर? आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो, बढ़िया क्लासिक 3 सवाल कराए आज, तो तीनों क्लासिक हैं अभी तक। सोचो, है कि नहीं? एक तो वो टेंशन वाला, एक स्ट्रिंग में टेंशन वाला, उसके पहले बाउल वाला, तीन ही कराए, ध्यान से देखो तो अभी तक, है कि नहीं? हाँ सर, कराए तो 3 है, पर तीनों अच्छे, अच्छी क्लैरिटी लाते हैं। चाहो तो तीनों स्किप भी कर सकते हैं सर्कुलर में, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों स्किप कर दो। क्यों कराए अच्छा सवाल? और सोचो, ऐसे सवाल तो आपको HCR में ही मिल जाएंगे, तो आपको आने चाहिए। क्या एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, पर क्या ये अच्छे सवाल है? हाँ है, 10% है, बिल्कुल है। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ आ गई। अब सुन, आगे चलते हैं। आंसर आ गया तो ठीक है। अब देख, ये वाली बात अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पर इससे क्या होने वाला है ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। बोलो क्लियर? चलो याद करो, मैंने आपको केस बताया था कि अगर ऐसे मास एम हो, ऐसे मास एम हो और ऐसे मास एम हो, और तीनों ऐसे चल रहे हो, एक ऐसे करंट पे, एक ऐसे करंट पे, ऐसे, किसमें एन ज्यादा होता है? बोलो, इनमें से तो फॉलोइंग द नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम। बोलो, ये मान लेते हैं N1, ये मैं करा चुका हूं, वैल्यूज भी लिखा चुका हूं, N2 और ये N3। बोलो फटाफट लिखो,
इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे वाले सवाल में, इसलिए बता रहा हूं। बोलो, फटाफट बताता हूं। इसमें लगेगा n1 प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर ऊपर, नीचे लगेगा mg, तो n1 की वैल्यू आएगी mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगा नीचे, mg भी लगेगा नीचे, तो n2 की वैल्यू आएगी mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें r इनफाइनाइट है इसलिए सिर्फ mg होगा, इसलिए n3 की वैल्यू होगी mg। यानी कि हम जानते हैं सबसे ज्यादा होगा n2, उसके बाद होगा n3 और सबसे कम होगा n1। जीरो होने के चांसेस n1 के होते हैं। बल्कि मैं आपसे बोलूं, बताओ समझ में आ गया कौन सबसे कम, कौन सबसे कम? n1। मैं तुमसे बोलूं कितनी रफ्तार हो कि पार्टिकल n1 जीरो हो जाए, एट व्हाट वैल्यू n1 इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखेंगे? mg इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ने एम को मार दिया, v इक्वल टू रूट आर जी। मतलब अगर इस केस में v बड़ा हो रूट आर जी से तो n जीरो है, मतलब हवा में आ जाएगा। ये ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अगर ऐसे अपन कर्व से ऐसे निकल रहे, तो अगर अपन जैसे गाड़ी को ऐसे स्पीड ब्रेकर से निकालें तो क्या हवा में आ जाता है? कितनी रफ्तार से तेजी से निकालो तो हवा में आ जाएगा? ऐसे बोलो, रूट आर जी। आगे कहीं काम आ सकता है इसलिए बता रहा हूं। कितना? रूट आर जी, रूट आर जी। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। बात समझ आई, मजा आया। ओके, बढ़िया। बोलो क्लियर एकदम? यस सर। सॉर्टेड? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। चलो भाई, तो अब जो अपना अगला सवाल है वो थोड़ा इस कहानी पे बेस्ड है, थोड़ा इस कहानी पर बेस्ड है। कैसे? सुने, सवाल समझे। फाइंड द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड v सो दैट द साइक्लिस्ट डज नॉट स्लिप एनीवेयर। मैं सवाल समझा रहा हूं और घर पे दे रहा हूं, अगले टर्न पे आते ही आपको इस, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। अच्छा सवाल है, बढ़िया। आते ही सवाल एक्सप्लेन करूंगा, आपको घर पे ट्राई करना है। जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, टाइम लगता है क्योंकि इसमें कोई 10 से 15 मिनट लेगा ये ध्यान समझो। मान लो ये एक साइक्लिस्ट है, ठीक, वो एक ट्रैक पे चल रहा है। वो ट्रैक पहले ऐसे कॉनकेव, मतलब कॉन्वेक्स, फिर कॉनकेव, ठीक, कंफ्यूज मत हो कॉन्वेक्स में, पहले ऊपर स्पीड ब्रेकर फिर गड्ढा। हाँ ऐसे समझो, कॉनकेव कॉन्वेक्स में कंफ्यूज हो रहे, पहले स्पीड ब्रेकर फिर गड्ढा, ऐसे एक ट्रैक पे चल रहा है, अप हिल डाउन हिल। आजकल चलती है ना साइकिलिंग की बहुत सारी रेसेस वेसेस, यस और नो? हाँ वैसा है। अच्छा, बोला गया कि वो साइक्लिस्ट अपनी रफ्तार को हमेशा कांस्टेंट रखता है। मैराथन में चल रहा है भाई, मैं तो कांस्टेंट ही रखूंगा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन फिक्स्ड है कि भाई इतनी दूर पहुंच रहा है तो ये स्पीड कांस्टेंट रखनी है, तो कांस्टेंट रखता है। पर उसको ये भी तो डर रहता है कि यार ऐसा नहीं हो कि कांस्टेंट स्पीड जो मैं रख रहा हूं ये इतनी ज्यादा हो जाए कि मैं इस कर्व पाथ पर स्लिप होके गिर जाऊं। हाँ सर, वो बेसिकली बाकायदा जो साइक्लिस्ट है वो बाकायदा पूरी कैलकुलेशन करता है। मान लो उसका कोच है तू, तो तेरे को पूरी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि भाई अप द हिल डाउन द हिल, वो अगर ये कांस्टेंट रफ्तार से चले, तूने सोच दिया भाई मुझे यहां से यहां तक जाना है साइकिलिंग की रेस में, पर बीच में अप हिल डाउन हिल भी आ रही है, इस प्रकार का ट्रैक आ रहा है, तो तूने सोचा अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो तुमने बोला हम तो कांस्टेंट से ही जाएंगे। पर क्या पहले कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि भाई ये कहीं उस कांस्टेंट स्पीड को रखने के वजह से कहीं स्लिप तो नहीं हो जाएगा इस ट्रैक पर। कैसा ट्रैक? ए बी सी डी ई, एक आर रेडियस का, ऐसा समझो, ये आर रेडियस ऐसे समझो आप, ये आर रेडियस है, ठीक है, ये ऐसे आर रेडियस बिल्कुल सिमेट्रिक है एकदम। पहले एबीसी ऐसे करो, ठीक, ये एंगल भी अल्फा दिया हुआ है, कैसे करो, ये अल्फा, ये इधर अल्फा, इधर अल्फा, इधर अल्फा, सब अल्फा अल्फा है, सिमेट्रिक एकदम, अच्छे से सवाल को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे चला, तो अगर इसे कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो कांस्टेंट स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए अगर, तो क्या हो सकता है इसमें स्लिप कर जाए, हो सकता है स्लिप कर जाए। तो अगर स्लिप करने से इसको बचाना है तो पूछा गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड v सो दैट द साइक्लिस्ट डज नॉट स्लिप एनीवेयर इन द जर्नी। अब पहले तो इसको स्लिप होने से बचाएगा कौन? जाहिर सी बात है फ्रिक्शन। हमारी साइकिल को चलाता भी कौन है? फ्रिक्शन। जब हमारी साइकिल चलती है तो उसे एक्सलेट कौन करता है? हम ऐसे ऐसे से अगर पेडल मारते तो उसे एक्सलेट कौन करता है? कौन करता है? फ्रिक्शन।
अब उसकी एग्जैक्ट फिजिक्स में अभी मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये आएगा कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, रोटेशनल के एंड में बिल्कुल, कि फ्रिक्शन पीछे क्यों लगता है, सॉरी आगे क्यों लगता है, जबकि हम पैडल ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बेसिकली आप टायर को, पिछले टायर को ऐसे घुमाते हो जुर जुर जुर, तो जमीन पे पीछे घसीटता है, तो फ्रिक्शन कहां लगता है, आगे। अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं इस पे, पर चलती तो साइकिल फ्रिक्शन की वजह से ही है। कभी ब्रेक लगाते हो तो रोकता भी कौन है, फ्रिक्शन। स्लिप होने से भी कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब आपको जो इस सवाल में घर पे दिमाग लगाना है, आसान नहीं है, जो आपको दिमाग लगाना है वो क्या है, सुने, कि ए बी सी डी ई में सबसे ज्यादा स्लिप होने का चांस कहां है। तुम तो एक और ई को भूल जाओ, वो तो सिमेट्रिक टाइप है। तुम तो 3 पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, मैं तुम्हें छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, कि बी सी और डी में या उनके बीच में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन है। सी वो पॉइंट है जिसमें वो कौन ऐसे स्पीड ब्रेकर से गड्ढे में जा रहा है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथ्स की टर्म्स में, ऐसे ही स्टाइल मार रहा हूं, ठीक। तो तुम्हें सोचना कि बी सी और डी में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां पे वो स्लिप हो सकता है। सोचना क्या है, इन तीनों में जो सबसे खतरनाक पॉइंट होगा, उस जगह पर भी अगर स्लिप नहीं हुआ तो और कहीं पे स्लिप होना संभव नहीं है। तो कहीं और पे स्लिप होना संभव, मैं भी सिर्फ सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इसके आगे से चालू करूंगा। तो हमें तरीका ऑफ प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाई स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, जो तुम्हें करनी है, ट्राई करोगे, हालांकि मैं अगले टाइम बताऊंगा, टफ सवाल है। आइडेंटिफाई सबसे ज्यादा स्लिप होने के चांसेस वाला पॉइंट आउट ऑफ बी सी डी, पहली स्टेप। दूसरी, देन अप्लाई एफ मैक्स, सॉरी याद है, अगर स्लिप नहीं हो रहा, पॉइंट पता पड़ गया, उस जगह पे क्या करते हैं, एफ शुड बी लेस देन एफ मैक्स। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया सवाल निकल के आएगा। तो बी सी डी में ये तेरे को ध्यान देना, ट्राई करना, नियो डरना मत, पर दिमाग चला के आना, ताकि अगली बार जब मैं इसे कराऊं, फिर से अगले लेक्चर बहुत शानदार होगा। खत्म कर देंगे अगले लेक्चर में, पर इस चैप्टर को बहुत हो गया, अब ज्यादा ले लिया एक लेक्चर में, एक लेक्चर सोचने से। पर कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छे सिखाना है, आगे अच्छे से करेंगे। बोलो क्लियर एकदम, अरे पक्का, अरे सोच लो, हाँ सर, बोलो क्लियर। तो अगले टर्न पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए और मास्टर की बात मानते रहिए। थैंक यू।